पीछे हटाइए और पीछे से जितने लोग हैं सामने आ जाइए। मैं आज तबीयत खराब है, गोलियों के ऊपर है, दवाइयां चल रही है, लेकिन 2 दिन से लगातार दवाइयां खाकर भी आज दिन में ऐसी गए। फिर उसके बाद 6 जलसे कोचा धामन के अंदर किए और सरफराज भाई की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर भी किशनगंज भी आना, तो दौड़ते हुए यहाँ पर भी आए हैं। तबीयत मेरी खराब है ये मायने नहीं रखती है, मायने ये रखती है कि मजलिस को जिताना है किसी भी हालत के अंदर। और वही जद्दोजहद, वही दीवानगी अलग अलग जगह के ऊपर हमें ले जा रही है। मेरे जैसे न जाने ऐसे कितने दीवाने हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग बस्तियों में घूमकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी अगर हम नहीं समझे, अगर हम नहीं समझेंगे तो आखिर कब समझेंगे। मैं नौजवानों से पूछना चाह रहा हूं, मोबाइल सबके पास है, क्या हर रोज ये हम देखते नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी इबादत गाहों को कैसे शहीद किया जा रहा है। क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं गुजरात के अंदर गरीबों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, गिराने के अंदर चंद सेकंड के अंदर ही वो घर बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा है। हमने ये देखे हैं कि हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि अब तुम हिजाब नहीं पहन सकती है। ये कहा जा रहा है कि वक्त की जितनी जमीनें हैं वो जमीनें हम वापस ले लेंगे। हमें देखिए, मैं तमाम उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क हर जाति, धर्म और मजहब के लोगों का है। एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता हुआ करता था, लेकिन न जाने इस मुल्क को किसकी नजर लग गई है कि जब से ये हुकूमत आई है वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि नहीं, इस मुल्क के अंदर सिर्फ हमारा इख्तियार है, इस मुल्क के अंदर हम ही रह सकते हैं। और बार बार आपको ताने दिए जा रहे हैं, आपके ऊपर कैसे कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मैं बिहार के नौजवानों को जब मुंबई में मिलता हूं तो किसी होटल के अंदर गए तो वहां पर वो आता है, कहता है कि खाने के बाद एक सेल्फी दे दो। जब उससे पूछते हैं कि कहां से है तो बताता है कि मैं बिहार से हूं, कहीं सीमांचल से हो, कहीं कोचा दामन से हो, कहीं किशनगंज से है। कब तक ये बच्चे मजदूरी की जिंदगी गुजारते रहेंगे? एक दौर 2-2 पीढ़ियां निकल गई, मजदूरी करते थे, मजदूरी दादा करते थे, बाप करता था और बेटा भी वही कर रहा है। क्या इन बच्चों को इख्तियार नहीं है कि अच्छी तालीम मिलनी चाहिए? क्या वजह है कि सीमांचल इलाके के अंदर अच्छे स्कूल्स नहीं खोले जा रहे, अच्छे कॉलेजेस नहीं खोले जा रहे हैं? तालीम का अच्छी फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए, जो दूसरे हर शहरों में मिल रही है, वो यहां पर क्यों नहीं बनाई जा रही? मकसद साफ है कि अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे, बिहार का चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर वो पढ़ लेंगे तो फिर मुंबई में रहने वाले वो धन्ना सेठ, उनकी गाड़ी कौन चलाएगा? उनकी गाड़ी कौन पहुंचेगा? उनके कारोबार के अंदर मजदूरी का काम कौन करेगा? उनके होटलों के अंदर वेटर का काम कौन करेगा? अरे हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हम बिहार का कोई नौजवान बंबई हो, बेंगलोर हो, पूना हो, जब वो मिले तो मुझसे ये कहना चाहिए, अब मैं मजदूरी नहीं करता हूं, ये होटल का मालिक बन गया हूं। लेकिन ये कब होगा? जब आप बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे मौके फराहम करेंगे। यहां इंडस्ट्री क्यों नहीं लाई जा रही? सारे हिंदुस्तान के अंदर आप इंडस्ट्री लाएंगे,
फैक्ट्रीज खोलेंगे, लेकिन यहां के बच्चों को जानबूझकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर भेजा जा रहा है, जाके वो ठेला लगाए, टैक्सी चलाए, ऑटो चलाए। लेकिन हमें फख्र है इस बात का कि पूरे हिंदुस्तान को अगर बिहार के नौजवानों ने एक सबक दिया है तो वो ये सबक है कि हम मेहनत करने से डरते नहीं हैं, हम मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मेरे भाई, आज इस मुल्क के अंदर जो माहौल तैयार किया जा रहा है, हर इंसान को अपने मजहब के हिसाब से जीने का अधिकार है। अगर मेरा हिंदू भाई है तो उसे ये इख्तियार है कि वो जिस किसी देवी देवताओं को मानते हैं माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो मंत्री कौन होता है मुझे ये कहने के लिए कि अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। अरे हमसे जब पूछा गया था, हमारे बुजुर्गों से जब पूछा गया था 1947 में कि तुम्हें यहां रहना है या वहां जाना है, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। लेकिन हर रोज हमें ताने कसे जा रहे हैं। मजलिस यहां पर कितनी सीटें लड़ रही है? चंद सीटें, 50 भी सीटें नहीं लड़ रहे हैं हम, 30 सीटें भी नहीं लड़ रहे हैं हम। 200 सवाल कितने सीटें हैं बिहार में? 243 सीटें, 10% भी सीटें हम नहीं लड़ रहे हैं, 10%। लेकिन आप देख रहे होंगे कांग्रेस का मुस्लिम लीडर दूसरी जगह नहीं, कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। समाजवादी पार्टी की हमारी एक बहन है मेरी हो, सीखो। अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, मेरा यादव भाई है, मैं उसके लिए इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। तो उसने कहा कि बहन तुम जाओ और कोशिश करो कि ये वोटों को हम कैसे बांट सकते हैं। एक शायर साहब आ रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी हेलीकॉप्टर में कैसे घूम रहा है। असदुद्दीन अवैसी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं तो तुम्हें सारी तकलीफ, राहुल गांधी घूम रहा है तो कुछ नहीं, तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में पैदा हुआ था। लेकिन तकलीफ नहीं साहब, ये तो शेरवानी दाढ़ी टोपी वाला आदमी ये हेलीकॉप्टर में कैसा घूम रहा है। सारी तकलीफ उन्हें यही सता रही है। दुआ करो इंशाअल्लाह इस बार तो असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, अगले 5 साल के बाद आएंगे तो असद साहब का अलग हेलीकॉप्टर रहेगा, इम्तियाज जलील अलग घूमेगा, सरफराज भाई अलग हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। सिर्फ अकेले नारे लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। अगर कैंडिडेट कमजोर है, कैंडिडेट की इस्तिताअत नहीं है, फाइनेंशियली कमजोर है, तुम्हारी क़यादत उसी दिन खड़े रह सकती है जब तुम उसको वोट के साथ अपनी हैसियत के हिसाब से नोट भी दो, क्योंकि ये तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा है, तुम्हारे लिए खड़े रहने वाला है। सारे धन्ना सेठ ही इलेक्शन लड़ेंगे ऐसा नहीं है। एक गरीब भी होता है जिसके अंदर एक जज्बा होता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन हम नहीं, हम आएंगे, नारे लगाएंगे, नारे तकबीर, और बस इलेक्शन के दिन पूरे के पूरे यहीं पे आने वाले। 6 तारीख का कल खत्म हो गया, जितने सियासी पार्टी के बड़े बड़े डाकुआ हैं पूरे यहीं पे आने वाले हैं। सबको मालूम है कि यहां पर किसी तरह से असदुद्दीन अवैसी को जीतने नहीं देना चाहिए। इनकी कोशिश ये है, जेडीयू वाला ये सोच रहा है कि आरजेडी वाला निकल गया चल जाएगा, आरजेडी वाला तेजस्वी सोच रहा है कि भाजपा और जेडीयू निकल गया चलेगा, लेकिन अवैसी ने जीतना नहीं चाहिए।
अवैसी किसी हालत के अंदर जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी अच्छी तरह से मालूम है, मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है, और आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ लो, अगर इस बार सीमांचल की आवाम अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ खड़ी रही, मजबूती के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर मजलिस यहां से चुनकर देती है, 2029 का जब इलेक्शन आएगा पूरे हिंदुस्तान में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मजलिस की सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं निकलेगी तो वो बिहार से निकलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने यहां की माँ और बुजुर्गों के अंदर एक तड़प देखी है, नौजवानों के अंदर एक ख्वाब देखा है मैंने उनकी आंखों के अंदर कि नहीं, हमारी जिंदगी भी बदलनी चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर भी बदलाव आना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर कोई आ रहा है, जो उठकर आ रहा है, ऐसा समझ रहा है कि असद भाई पंचिंग बैग है, जो भी आ रहा है किसी और का इलेक्शन हो ही नहीं रहा, तमाम पार्टियां एक तरफ और असदुद्दीन अवैसी साहब एक तरफ, जो आ रहा है निशाना किसको बना रहा, अवैसी साहब को। इससे एक बात तो समझ में आ रही है, 100 सुनार की बहुत ज्यादा, मैंने 50 सीटें जीत लिया है, मैं 100 सीटें जीत लिया है, और वहां पर जाकर अगर गूंगे मुक्के और बहरे की तरह बैठेंगे तो कोई काम के नहीं। वो 50 सीट मेरा शेर पार्लियामेंट के अंदर अकेला खड़ा रहता है, अकेला लड़ता है, अकेला तुम्हारे लिए आवाज उठाता है, गरीबों के लिए आवाज उठाता है, पिछड़ों के लिए आवाज उठाता है। बोले जिसकी हुकूमत बन रही उसको वोट दो, अवैसी की तो हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर नहीं है ना। लेकिन मैंने देखा हूं 2019 से 2024 तक जिस ओवैसी के बारे में कहा जाता था कि ये अकेला एक एमपी है और जिंदगी भर ये अकेला ही रहेगा, लेकिन आप लोगों की दुआओं की बदौलत 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील भी असद भाई के साथ पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठा था। 2024 के अंदर ठीक है, हमें थोड़े से के ऊपर से शिकस्त मिली है, लेकिन वो शिकस्त किसकी वजह से मिली है, किसकी वजह से मिली है, आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। कौम के दल्लालों की वजह से हमें शिकस्त मिली, दल्लालों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त ये कौम का धंधा करने के लिए आते हैं, इन्हें बांटने के लिए, बिखेरने के लिए या इन्हें खरीदने के लिए आते हैं। हराम का पैसा जो कमाता है इलेक्शन के वक्त, बेहिसाब पैसा वो इसलिए खर्च करता है, उसको मालूम है कि अगर मैं 50 लाख रुपया भी खर्च कर दिया तो 5 साल के अंदर 10-20 करोड़ तो मैं वैसे भी कमा लूंगा करके। ये हमारी सियासत, ये हमारी राजनीति हो गई। मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 11 तारीख के दिन न दाएं देखे न बाएं देखे। कौन से नंबर पे है? 7। लकी नंबर 7 नंबर पे है। ऐसा जाना, और जिन्होंने जहन नहीं भी बनाए हैं, आंख पे पट्टी बांधकर भी अगर गए तो ईवीएम मशीन रहेगी आंख बंद करके 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के ऊपर क्या करना है? टकाटक 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 दबाना है बटन को। और 14 तारीख के दिन नतीजे आने वाले हैं। हमने तेजस्वी यादव को, हमने कांग्रेस को कहा था कि अगर यहां पर भाजपा को शिकस्त देना है तो हमको 6 सीट दे दो। उन्होंने कहा कि ओवैसी, यहां पर कौन है वोट देने वाला? ओवैसी का तो यहां पर कुछ है ही नहीं, हम 6 क्या 1 भी सीट नहीं देंगे ओवैसी को। 11 तारीख के दिन
उन्होंने हमें रुस्वा किया, उन्होंने मेरे कायद का मजाक उड़ाया। 11 तारीख के दिन ऐसा जोर से बटन दबाना ले मैं बदला ले रहा हूं, तूने मेरे कायद का जो मजाक उड़ाया है। और 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो हमारी ये ख्वाहिश है, हम ये दुआ करके जाएंगे कि ये जीत का जश्न सिर्फ बिहार में नहीं मनाना चाहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मनाना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। और 14 तारीख के दिन अगर समझ लीजिएगा ऐसा वक्त आया कि हुकूमत बनाना है, ओवैसी साहब के पास अच्छे खासे एमएलए मौजूद है, तो यही तेजस्वी और यही राहुल गांधी इंशाअल्लाह दारुस्सलाम के दरवाजे के ऊपर आकर खटखट करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को और कहेंगे कि साहब हम आए हैं आपको लेने के लिए। ये मुमकिन हो सकता है, सियासत में सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ ये अज़म कर लो 11 तारीख के दिन पतंग छाप के ऊपर मोहर लगानी है तैयार पतंग छाप के लिए? बोलो मेरे पीछे, पतंग छाप, पतंग छाप, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। बस 14 तारीख के दिन इम्तियाज जलील का भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि मैं भी गया था अपने भाइयों के बीच में और उनसे दरखास्त किया था कि हमें कामयाब करिएगा। ये इलेक्शन ऐसा वैसा मैं इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन तय करेगा कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस कितनी मजबूती के साथ खड़े रहेगी। मेरी उम्मीद है, मैं दुआ करके जाऊंगा कि इंशाअल्लाह सभी लोग इस बार मजलिस